नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में कनेक्ट स्ट्रेट में। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं हमारे विपक्ष के नेता और उन्होंने जो भाषण दिया अभी कल परसों शायद जम्मू कश्मीर गए थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब इलेक्शंस है और उस दौरान जो प्रचार होता है वो प्रचार के लिए हमारे विपक्ष के नेता गए थे। वहाँ पर जाके उन्होंने जो भाषण दिया है, वैसे तो कोई नई बात नहीं है क्योंकि हमेशा वो वही बात करते रहते हैं, तो नया कुछ नहीं था वैसे तो। लेकिन आज कुछ मुद्दे जो है, जो हमारे मन में जो सवाल है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। और सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे मन में जो भी शंका या सवाल होते हैं ना, वो पूछने ही चाहिए क्योंकि हम उनको चुन कर देते हैं। तो नेता विपक्ष से क्यों ना सवाल किए जाए। ऐसे क्या सवाल हो सकते हैं? देखिए, उन्होंने जो भाषण किया वहाँ पर उन्होंने ये बोला कि वो हमेशा या उनकी पार्टी हमेशा ही नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। तो ऐसा लगता है कोई मोहब्बत की दुकान खोलते हैं मतलब कोई बिजनेसमैन हो और खोल दी दुकान, इस तरह से नहीं होता है ना। पर वो बातें तो ज़रूर करते हैं। जिस जगह से वो बात कर रहे थे, वो प्रदेश, वो जगह कितने साल तक हिंसा की आग में जलता रहा, कितने लोग मारे गए उस हिंसा में, साथ साथ हमारे भारतीय सैनिक जवान भी मारे गए। क्योंकि हम सबको पता है कि जम्मू कश्मीर आतंकवाद का एक हम बोल सकते हैं हब बन गया है। और हमने ये इतिहास में पढ़ा कि किस तरह से बार बार जम्मू कश्मीर आतंकवादियों ने जलाया और उसको जलाए रखा, जलता ही रखा, और ये प्रश्न कब अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था। तो ऐसी जगह से ये बात कर रहे थे कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलता हूँ। भैया, जहाँ गए हो वहीं खोलो अभी मोहब्बत की दुकान। जाइए, आप उन आतंकवादियों लोगों को समझाइए या फिर उनसे बातचीत कर सकते हो, क्योंकि आपने जिस पार्टियों से गठबंधन किया है वो पार्टी हमेशा इस फेवर में ही रही है कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। तो आपको भी मौका मिल सकता है बातचीत करने का, तब आप बोलिए कि हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। आपको शांति से काम करना चाहिए, मोहब्बत से काम करना चाहिए, ऐसा कर सकते हैं आप। तो आपको हमने सवाल पूछा है तो आपको ही जवाब देना पड़ेगा। लेकिन हमारा एक कहना है, देखिए, आप या फिर आपकी जो पार्टियां वहाँ पे गठबंधन में है आपके साथ, वो हमेशा यही कहते रहती है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करके ही सॉल्यूशन निकलेगा। भाई, आप ही इतने साल राज कर रहे थे, कितने साल अब तक आपका ही राज चल रहा था, आपकी सरकार थी, वहाँ पे भी थी उनकी सरकार, जो पार्टियां आपके साथ खड़ी है। तब आपने सॉल्यूशंस लाने की कोशिश तो की नहीं। आपने हमने देखा कि क्या क्या नहीं हुआ है वहाँ पर, राइट। तो बातचीत किससे की जा सकती है? शांति की बातचीत किससे की जा सकती है? जो शांति से सुने और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करे। लेकिन अगर सामने वाला जो है वो कभी इस बात को समझता ही नहीं हो तो उससे क्या बातचीत करेंगे? हमने तो युद्ध कर लिए थे, जीते भी, है ना। उसके बाद हमने उनके साथ बहुत सारी जो कार्रवाइयाँ थी वो भी की, वो सर्जिकल स्ट्राइक भी हो गया, एयर स्ट्राइक भी हो गया, फिर भी वो नहीं समझते हैं। तो कैसे बातचीत करें? मोहब्बत की दुकान खोल के कैसे बैठ सकते हैं? देखिए, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे। बातचीत या प्यार से बातचीत, या फिर हम कह सकते हैं बायलैटरल टॉक, उससे ही की जाती है जब सामने वाला सुसंस्कृत हो। अगर सामने वाला षड्यंत्र करने वाला हो, हिंसा फैलाने वाला हो, आतंकवादियों को भेजने वाला हो, आतंक फैलाने वाला हो, और क्या बोले, तो उसके साथ कैसे बातचीत की जाए? सुसंस्कृत होना। सामने वाला तो बहुत चालाक है, कितनी बार हमारा विश्वासघात किया हमारे साथ उन्होंने, तो कैसे बातचीत की जाए? तो सामने वाला सुसंस्कृत हो तभी बातचीत हो सकती है। और हम ये मानते हैं कि पूरी दुनिया के वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर बात करते हैं तो पूरी दुनिया में दो ही राजा सुसंस्कृत थे। एक थे हमारे प्रभु रामचंद्र जी और उनका राम राज्य, और दूसरे थे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनका हिंदवी स्वराज। तो ही शांति से बात कर सकते हैं ना।
तो ये हमारा सवाल था। दूसरी बात ये है, आपने मोहब्बत की दुकान हर जगह पे खोलने की बात की है कि जहाँ भी कुछ होता है तो हम मोहब्बत की दुकान खोल देते हैं। तो 1947 में जो हुआ तब आप ही थे, तब आपने मोहब्बत की दुकान क्यों नहीं खोली? उसके बाद 1948 में जब गांधी जी की हत्या हुई, उसके बाद महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में ब्राह्मण कम्युनिटी के ऊपर जो अत्याचार हुए, उन मास किलिंग हुआ, वो कौन थे करने वाले? उसकी तो कोई इंक्वायरी तक नहीं हुई। वो कौन थे? ऐसा कहा जाता है कि आपके ही पार्टी के लोग थे। कितने सारे ब्राह्मण्स उस टाइम पे मारे गए थे। वो एक तरह का हम कह सकते हैं जेनोसाइड ही है, लेकिन वो बात दबा दी गई। तब आपकी मोहब्बत की दुकान कहाँ थी? तब आपकी मोहब्बत की दुकान नहीं खोली कि एक की वजह से सभी को उसकी पनिशमेंट मिली। यही बात आगे जाके जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था दिल्ली में, क्या हुआ? तब आपकी मोहब्बत की दुकान कहाँ थी? आपने मोहब्बत की दुकान नहीं खोली थी। अब इतना हिस्ट्री में बात करने के बाद अभी अभी ताज़ा जो घटनाएं हो रही है, तब आपकी मोहब्बत की दुकान कहाँ चली जाती है? गणपति फेस्टिवल के दौरान पूरे भारत की अगर बात करते हैं तो कई जगह पर जानबूझकर गणपति प्रोसेशन के टाइम पे पथराव हुआ है। जानबूझकर गणपति पंडाल के ऊपर पथराव हुआ है। तब आपकी मोहब्बत की दुकान कहाँ गायब हो गई थी? तब आप क्यों नहीं जाते, या आपके लोग नहीं जाते बोलने के लिए उनको, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए? तब आप कोई दिखता नहीं है। इतना ही नहीं, वेस्ट बंगाल में जो कुछ भी कांड हुआ है डॉक्टर के साथ, और सारे जो डॉक्टर्स थे वो प्रोटेस्ट पर बैठे थे और उनके ऊपर भी हमला हुआ था, तब आपकी मोहब्बत की दुकान कहाँ थी? तब आपने कुछ नहीं किया। तो ऐसी मोहब्बत की दुकान आप कब और कैसे खोलते हो वो आप ही खुद डिसाइड करते हो, क्योंकि आप ये देखते हो कि आपको उसका राजनीतिक फायदा कैसा हो, है ना? तो ये सवाल हमारे मन में है। फिर दूसरी बात ये है कि आप ये कहते हैं कि हालात कुछ नहीं बदले हैं, मोदी जी कुछ नहीं करते हैं, मोदी जी सिर्फ मन की बात करते हैं और उनकी मन की बात कोई नहीं सुनता है। भैया अभी मोदी जी जो है यूएस जाकर आए और वहाँ पे लोगों ने उनके मन की बात सुनी है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से कही है जो आज तक हमने आपके मुंह से नहीं सुनी है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि वो अकेले ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका जन्म आफ्टर द इंडिपेंडेंस हुआ, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि वो स्वराज्य के लिए मर सके, लेकिन उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो देश के लिए जी सके। और उन्होंने ये कहा कि मैं देश के लिए जीना चाहता हूँ, आगे देश को लेकर जाना चाहता हूँ, ये बोला है। ये ऐसी बातें तो मुझे याद ही नहीं है कि आप कभी कहते हो, है ना? दूसरी बात आपने ये कही कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। जिस जगह से ये भाषण आप दे रहे थे 10 साल पहले या 12 साल, 10-11-12 साल पहले, वहाँ की स्थिति कितनी खराब थी। 1990s के बाद वहाँ स्थितियाँ खराब होती गई और वो हालात बदल ही नहीं रहे थे। और उसके से एक कारण था 370 आर्टिकल जो हटाया गया है ना? तो अभी जो स्थितियाँ है वहाँ शांतिपूर्ण वातावरण दिखता है और प्रोग्रेस हो रहा है, जो आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि आप देखना नहीं चाहते, है ना? अगर 90s की बात करें तो क्या हालात थे वहाँ पर। हमने कश्मीर फाइल्स देखी है, किस तरह से अत्याचार हुआ है हिंदू कम्युनिटी के ऊपर, और सारी हिंदू कम्युनिटी के लोग कैसे छोड़कर आ गए, ये हमने देखा पड़ा है। अभी उस टाइम पे हमको मालूम ही नहीं पड़ता था क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, ये सारी बातें दबा दी जाती थी। आज मालूम पड़ रही है, लोगों तक जा रही है। कितना खौफ था, सब लोग पलायन कर रहे थे, है ना? और क्या क्या नहीं हुआ है वहाँ पर जो आतंकवादियों ने किया है वो। तो ऐसी जगह पर अभी शांति का अगर माहौल दिख रहा है, फिर भी आप कह रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा है। और क्या आपसे पूछे, हम पूछना तो बहुत कुछ चाहते हैं। कुछ भी करने से पहले थोड़ा बहुत समय तो लगता ही है। एकदम से ऐसा जादू नहीं हो जाएगा कि सारी कंडीशंस बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे। लेकिन आपको हम कैसे समझाएं?
आपको समझाने के लिए हमारी उतनी ताकत नहीं है, लेकिन सिंपल सी बात है कि आपके ही होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे जी, इनका एक वीडियो अभी बीच में आया था और उन्होंने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी फटती थी वो किसको बताऊं। शिंदे साहब देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि लाल चौक जाने में उनको डर लगता था। हंसाने के लिए मैंने बोला, लेकिन ऐसा एक्स पुलिस वाला ऐसा हो नहीं सकता है। लोगों के साथ बात की, क्या तकलीफ है उनको पूछा। अरे शिंदे साहब अब आ जाइए, बच्चों के साथ पोते पोती के साथ लाल चौक शेयर कर लीजिए, कोई आपका बाल बांका नहीं कर। तो देखा हम लोगों ने कि कैसे सुशील कुमार शिंदे जी ने क्या कहा और उसको प्रति उत्तर दिया है हमारे आज के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। इतना ही नहीं, आप भी अपने बहन के साथ जाके वहाँ पे घूमकर आए हो। हमने देखा है, वीडियोस आए थे जब आप नया यात्रा निकाले, आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल कर वहाँ पर गए थे और कुछ दिनों के लिए वहाँ गुलमर्ग में एंजॉय कर रहे थे। कैसे पॉसिबल हुआ ये आप सोचिए। तो आज हम यही आपको पूछना चाहेंगे एंड में, एक सिंपल सा, कि अगर उस ज़माने में, उस टाइम पे जब आतंकवाद एकदम चरम पर था, क्या ये पॉसिबल था किसी को भी कि लाल चौक में जाके तिरंगा लहराना? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी भले ही तब कोई पद पर नहीं थे, लेकिन उन्होंने वो काम किया। दूसरा, क्या आप सोच सकते हो उस टाइम पे कि हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोग अपना हिंदू फेस्टिवल, हिंदुस्तान में हिंदू ही फेस्टिवल नहीं मना सकते थे वहाँ, क्योंकि वहाँ हिंदू को कितना डराया गया, अत्याचार हुआ है। तो क्या उस टाइम पे हम सोच सकते हैं कोई फेस्टिवल मना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज देखिए हालात कैसे बदले हैं। आज वहाँ के लोगों ने गणेश फेस्टिवल भी मनाया। आइए एक झलक देख लेते हैं कि लाल चौक में से ही गणेश फेस्टिवल की जो प्रोसेशन निकलता है वो निकल रहा है, हिंदूज फेस्टिवल्स मना रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कुछ तो काम हुआ होगा, लेकिन आपको देखना नहीं है और स्वाभाविक है आपको ये पसंद नहीं होगा। आप लीडर ऑफ अपोजिशन में बैठे हुए हैं। तो आज की बात इतनी ही। हम जो भी हम पूछना चाहते थे हमने पूछ लिया है। इसके जवाब आप खुद सोच समझ कर दीजिए। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।